नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं रानी सिंह इस इवनिंग बुलेटिन में, और मेरे साथ दिन भर की बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए सूरज ठाकुर हैं। आज दिन भर की बड़ी खबर में सबसे बड़ा मामला जेपीएससी का है। अगर आप सभी जेपीएससी 7वीं से लेकर जेपीएससी मामले को शुरू से देख रहे होंगे तो आप सबों को याद होगा कि जेपीएससी ने हाईकोर्ट से शुक्रवार को इस बात की अनुमति मांगी थी कि वो फिर से संशोधित रिजल्ट जारी करना चाहता है। इस बात की अनुमति ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को हाईकोर्ट ने जेपीएससी को दे दी कि हाँ, आप संशोधित रिजल्ट जारी कर सकते हैं। अब आज जो है जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है, यानी कि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है, इसमें नया अपडेट क्या आया है, इन सारी तमाम जानकारियों के लिए हम सूरज के पास चलते हैं। सूरज, जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी किया है, कब मुख्य परीक्षा होगी, कितने अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है, पूरी अपडेट बताइए। देखिए, पहले संशोधित रिजल्ट की बात कर लेते हैं। जो संशोधित रिजल्ट है उसमें 4,885 अभ्यर्थी जो हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए गए हैं। ये जो पिछला रिजल्ट था उससे 1,044 अभ्यर्थी ज़्यादा जुड़े हैं इसमें। ये मामला आया क्यों था और क्यों मुख्य परीक्षा पर स्टे लगा था, ये भी हम दर्शकों को बता दें कि दरअसल जो पीटी परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था वो उसमें आरक्षण दे दिया गया था। आरक्षित श्रेणी के जो भी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, ओएसडब्ल्यू हैं, जो भी, तो प्रार्थी की तरफ से इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में कि किसी भी पीटी परीक्षा में झारखंड में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो फिर आरक्षण के प्रावधानों के मुताबिक रिजल्ट कैसे जारी किया गया। तो हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और जो प्रार्थी हैं, जो लोग याचिका करता थे, उनकी तरफ से अमृतांश वत्स जो अधिवक्ता हैं वो पक्ष रख रहे थे। तो उन्होंने भी ये तर्क दिया कि जब कोई भी परीक्षा जब हो रही है, और ख़ासतौर पर पीटी परीक्षा, तो उसमें आरक्षण का प्रावधान कहीं नहीं है। इवन जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें भी आरक्षण की बात कहीं नहीं की गई थी। तो रिजल्ट क्यों इस आधार पर जारी किया गया, इसका परिणाम ये हुआ था, आरक्षण के आधार पर परिणाम जारी करने का ये हुआ कि इसमें जो सामान्य कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है, उसकी 114 सीटें हैं जेपीएससी में जो इस बार है। तो उसमें जब 114 सीटें हैं तो उसका 15 गुना यानी 1710 अभ्यर्थियों को सफल होना चाहिए था नियमों के मुताबिक, लेकिन 768 अभ्यर्थी ही सामान्य कैटेगरी के पास हुए थे। अच्छा। इसको चैलेंज किया गया। कोर्ट ने भी माना। कोर्ट ने जेपीएससी को तलब किया, सरकार को तलब किया, और सरकार और जेपीएससी दोनों ने ये माना कि हाँ, रिजल्ट जारी करने में गड़बड़ियां हुई हैं, चूक हुई है, आरक्षण का नियम नहीं लागू होना चाहिए था। और जो भी सवाल हाईकोर्ट ने पूछे थे, जेपीएससी ने उस पर विचार करने के लिए एक समय मांगा, और समय मांगने के बाद कोर्ट में ये जानकारी दी कि जो हम कमियां मानते हैं और हमने उसको ठीक कर लिया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी संशोधित रिजल्ट जारी करने को कहा था। और इसी के लिए जो 28 जनवरी से जो मुख्य परीक्षा होनी थी वो टाल दी गई थी। तो अब आप देखेंगे कि परीक्षा जो है वो टाल दी गई, तो अब संशोधित रिजल्ट जारी हो गया। जहां तक बात मुख्य परीक्षा की है तो वो 11 से 13 फरवरी मार्च के बीच अब आयोजित की जाएगी, और रांची में ही 2 पालियों में परीक्षा होगी। अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे इसके लिए। राजधानी रांची में जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है उनको रांची आकर मुख्य परीक्षा देनी होगी, और ये परीक्षा 11 से 13 मार्च के बीच होगी, 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। तो ये जानकारी जेपीएससी को लेकर अभी आ रही है। जी, तो संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिनको इंतजार था, जिनके लिए मतलब कुछ अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी है, तो आप सभी अपना रिजल्ट जरूर चेक करें। और एक इसमें नोटिफिकेशन ये भी है कि जो पहले वाले रिजल्ट में भी सफल थे और जो अभी संशोधित रिजल्ट में भी सफल हैं, और उन्होंने अगर ये आवेदन कर दिया था मुख्य परीक्षा के लिए, तो उनको फिर से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 11 से 13 मार्च के बीच एग्ज़ाम होना है मुख्य परीक्षा। और भी जो डिटेल्स होंगी वो वेबसाइट पर आपको अपडेट मिलता रहेगा, जेपीएससी के वेबसाइट पर। अब बात करते हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की। उन्होंने आज नाराजगी जाहिर की है शिक्षा प्रणाली से, यानी कि वो जो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण सरकारी स्कूलों में वो थोड़े नाराज है। और उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर इस व्यवस्था को नहीं सुधारा जाता है तो वो 42,000 स्कूलों को जो है
निजीकरण कर देंगे, यानी कि प्राइवेट हाथों में दे देंगे, ये पूरा क्या आज आपने, क्योंकि उनसे बात भी की है शिक्षा मंत्री से, क्या बातें हुई? देखिए, बुधवार को ही जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उन्होंने सभी जिलों के डीओ और डीएससी से एक वार्ता की थी, एक मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग में उनसे स्कूलों के हालात पर और जो राशि दी जाती है, चाहे वो स्कूल के बिल्डिंग के निर्माण में हो, पोशाक वितरण का हो, मिड डे मील का हो, अलग अलग मद में खेलकूद की सामग्रियों की खरीद के लिए मद में जो राशि दी जाती है, उससे संबंधित पूछताछ की थी। ये पूछताछ क्यों की गई थी? क्योंकि चालू वित्त वर्ष जो शुरू होना है वो 43 दिन बचे हैं। आप जानते हैं कि मार्च से वो वित्त वर्ष शुरू होता है, और झारखंड का बजट भी जारी होने वाला है। आप जान रहे हैं कि 25 फरवरी से बजट सेशन शुरू होना है, तो नए सिरे से बजट पेश होगा। लेकिन 450 करोड़ रुपए की राशि जो है वो खर्च नहीं की जा सकी थी, और जब शिक्षा मंत्री ने ये सवाल डीओ डीएससी से पूछा तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके कि ये राशि खर्च क्यों नहीं की गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में स्कूलों की स्थिति को लेकर पहले से भी चर्चा होती रही है, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो या स्कूल हो, हाई स्कूल हो, उसमें शिक्षकों की कमी का मामला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, हादसों की खबरें आती हैं। कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं कि जो स्कूल भवन है उसकी छतें झड़ रही हैं, दीवार फट गए हैं, फर्श उखड़ गया है, या बैठने की सुविधा नहीं है। आप जानते हैं कि कई साल पहले झारखंड के तमाम जो स्कूल हैं वहाँ पर चारदीवारी की निर्माण की बात कही गई थी सुरक्षा के लिहाज से। इसके अलावा जो पार्क में जो चीज़ें लगी होती है, सीसॉ लगा होता है, झूलने का झूला लगा होता है, ये सब भी लगाने के लिए दिया गया था, लेकिन आप अधिकांश स्कूलों में देखेंगे कि वो या तो टूट गए या लगा ही नहीं गए। तो वो जो खर्चे का हिसाब जब मांगा गया तो वो नहीं दे सके, तो इसी बात से शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने 1 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है कि ये जो राशि है उसको खर्च करिए उन जरूरी मदों में, और उसकी रिपोर्ट दीजिए कौन कौन से मद में कौन सी राशि खर्च पहले की गई, नहीं कीजिए, क्योंकि ये राशि जो है अब लैप्स होने के कगार पर आ गई है। जब खर्च नहीं होता है तो वापस विभाग में लौट आता है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है कि जब स्कूलों की स्थिति ये है और वो राशि खर्च ना हो, तो उसी में नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने में कार्यशैली में बदलाव नहीं लाते हैं डीओ और डीएससी, तो 42,000 तकरीबन जो स्कूल हैं झारखंड के, उनको निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। हमने कहा भी कि इसके पीछे तर्क क्या है। ये बात तो सच है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उनको निजी हाथों में सौंप देने का तर्क क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह के मतलब एक चेतावनी भरा अंदाज था, इसका शाब्दिक अर्थ यही नहीं था, लेकिन अगर उपाय नहीं निकलेगा तो क्या रास्ता बचता है। उन्होंने कहा कि बाकायदा मैं एक कमेटी बनाने की सोच रहा हूँ, और जो कमेटी लोगों के बीच जाएगी, अभिभावकों से मुलाकात करेगी, उसमें मीडिया के लोगों को भी शामिल किया जाएगा, पत्रकार को भी शामिल किया जाएगा, शिक्षाविदों को शामिल किया जाएगा, अन्य बुद्धिजीवियों को शामिल किया जाएगा, अभिभावकों से राय ली जाएगी कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर सकती है। क्योंकि रानी, आप जानते हैं कि जब हेमंत सरकार आई सत्ता में झारखंड के, तो उन्होंने ये कहा था कि हम झारखंड के स्कूलों को दिल्ली मॉडल पर विकसित करेंगे। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने एकलव्य विद्यालय की बात की, फिर स्मार्ट स्कूलों को खोलने की बात हो रही है जिलों में, तो नए स्कूलों को खोलने की बात हो रही है। और शिक्षा मंत्री का ये जो बयान है ये इसलिए भी विवादों में आ गया है क्योंकि पिछले साल वित्त मंत्री जो हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ये कह दिया था कि निजी स्कूलों में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, वहाँ के शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो आप ये समझिए कि आज जब हमने ये सवाल किया शिक्षकों की कमी को लेकर, हमने ये कहा और ये आंकड़ा है सामने कि 92% जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर झारखंड के, वहाँ पर प्रिंसिपल्स नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है, वो स्कूल बिना प्रधानाध्यापक के चल रहे हैं। सैकड़ों ऐसे स्कूल होंगे जो 1 शिक्षक या 2 शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। तमाम जो शिक्षक हैं, ये शिकायतें आज की नहीं हैं, सालों से ये शिकायत रही है कि एक तो शिक्षकों की कमी है, अभी भी मतलब 72 से 75 हज़ार शिक्षकों की जरूरत होगी झारखंड में, वो भी एक बेसिक नीड ही पूरा हो पाएगा अगर आप विषयवार भी ना देखें तो। अगर एक ही शिक्षक अगर 2 विषय भी पढ़ाएं, मान लीजिए कि आप टीजीटी साइंस के तौर पर एक टीचर की बहाली करते हैं तो वो फिजिक्स भी पढ़ा देगा, केमिस्ट्री भी पढ़ा देगा, बायोलॉजी भी पढ़ा देगा, लेकिन आप विषयवार अगर शिक्षकों की बात करें तो भारी कमी है। तो उसको पाटने का क्या तरीका है, तो वो सवाल भी हमने शिक्षा मंत्री से पूछा। तो उनका ये कहना था कि हमने एक प्रस्ताव बना के वित्त मंत्रालय को भेजा था और वित्त मंत्रालय ने उससे असहमति जाहिर कर दी।
आप एक मामला और देखेंगे कि झारखंड के जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं कई जिलों में, वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। और तो ये सुझाव दिया गया था कि अगर उन प्रोफेसर्स को, चूंकि वो छोटे कस्बों या ग्रामीण इलाकों में नहीं रहकर पढ़ाना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि जो भी नई बिल्डिंग या कोई कॉलेज या संस्थान खुलता है तो शहर से थोड़ा आउटर में खुलता है, तो जनरली लोग जाना नहीं चाहते, खासकर जो शहरों में रह चुके हों। तो ये प्रस्ताव था कि उनको अगर वेतन बढ़ा कर दिया जाए और सुविधाएं बढ़ा कर दी जाएं तो शायद जा सकते हैं। उसमें भी वित्त मंत्रालय ने असहमति जाहिर कर दी थी कि नहीं, पॉसिबल नहीं है इतना वेतन देना। तो ये वित्त मंत्रालय के जिम्मे है। तो जो वित्त मंत्रालय पैसों की कमी होने का रोना रोता हो, जो ये कहता हो कि खजाना खाली है, अगर उसी के मंत्री ये बयान देंगे पब्लिक डोमेन में कि सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये हो गया अपने आप के तरफ उंगली उठाने वाली बात कि आपने एक उंगली उठाई दूसरे की तरफ, 4 उंगलियां आपकी तरफ थी। तो ये सवाल भी उनसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है बेहतर क्या हो सकता है उस पर करेंगे। खैर हम इसमें अब फॉर्च्यूनर और स्मार्ट और बंगले की बात नहीं कर रहे हैं जब आप खजाना खाली होने की बात कर रहे हैं। तो बेसिक बात यही है। हमने ये भी उनसे कहा कि ये रिपोर्ट 2 सालों में जब स्कूल बंद थे, प्राइमरी स्कूल लगभग बंद थे, 8वीं से ऊपर के स्कूल जरूर खोले गए थे, तो एक सवाल ये भी पूछा गया था कि जो एक रिपोर्ट आई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर 95% बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं मिल पाई, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, या परिवार में एक आदमी के पास स्मार्टफोन है और नेटवर्क की अच्छी सुविधा नहीं है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर उस गांव की आप कल्पना कीजिए, जोड़ रहा हूं इसको लेकिन समझने के लिए, कि अगर किसी गांव से एक गर्भवती महिला को खटिया से ढोकर लाना पड़ा हो हॉस्पिटल तक और नहीं पहुंचा पाए हो, निधन हो गया हो, और ऐसी एक नहीं दर्जनों सैकड़ों मामले हो, तो हर महीने 1-2 केसेस ऐसे मिल जाएंगे झारखंड में। तो जिस गांव तक सड़क ना जाती हो वहां पर इंटरनेट कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है। तो शिक्षा मंत्री का ये बड़प्पन कह लीजिए कि उन्होंने कहा कि बतौर शिक्षा मंत्री मैं झारखंड के ये मानता हूं कि ऑनलाइन क्लास जो है वो झारखंड में एप्लीकेबल नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं है, हम दे ही नहीं सकते। तो क्योंकि इसीलिए मेरा जोर था कि मैं ऑफलाइन क्लासेस शुरू करूं। और आप देखेंगे कि जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन जारी नहीं होगा। और शिक्षा विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें भी ये कहा था कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाया जाए। तो निश्चित रूप से जहां तक बात निजी विद्यालयों को सौंपने की है, तो आप जानते हैं कि जैसे ही कोई चीज निजी हाथों में जाती है, आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे का अधिकांश हिस्सा जब निजी हाथों में है तो आप देख लीजिए कि वो गरीबों की पहुंच से, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हों, उनके लिए वो कोई भी सुविधा उनकी पहुंच से कितना दूर हो गया। शिक्षा का हाल है। आप निजी स्कूलों की जो फीस है, पूरे कोरोना काल में अभिभावकों की ये शिकायत रही है कि निजी स्कूल फीस नहीं कम कर रहे, नहीं खोले जा रहे हैं स्कूल भी, उसके बाद भी बसों का किराया वसूला जा रहा है, उसके बाद भी विकास मद का बिजली बिल तक वसूले गए हैं फीस का। तो निजी हाथों में जब जाएगा, तो जब सरकार के मंत्री ही कह रहे हैं कि खजाना खाली है, कल सरकार में शामिल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस है, कांग्रेस की विधायक जो भाषा विवाद पर बोल रही थी, दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने कहा कि हम गरीब राज्य हैं। तो गरीब राज्य का मतलब है कि यहाँ की अधिकांश आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे जीती है। तो आप समझिए कि आप 42,000 स्कूलों को जब निजी हाथों में देने की बात कर रहे हैं, तो आप चमका तो दीजिएगा, लेकिन कितनी बड़ी आबादी, कितनी संख्या में बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे जो ऑलरेडी वैसे दूर है। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा कि उन्होंने बयान किस संदर्भ में दिया, क्योंकि पहले भी एक मंत्री का ये बयान आ चुका है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैंने ये चेतावनी में कहा, ये इसका शाब्दिक मतलब नहीं कि वाकई में हम सौंपने जा रहे हैं। लेकिन जब भी ऐसे बयान आते हैं, खासतौर पर शिक्षा को अगर आप निजी हाथों में सौंपने की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी आबादी के साथ उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो ये बहुत गंभीर बात है जिस पर चर्चा मुझे लगता है कि अभी आने वाले वक्त में भी होती रहेगी। जी, तो झारखंड के जो मंत्री हैं ये वो भी इस बात को मानते हैं कि निजी स्कूलों में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए तो पहले रामेश्वर उरांव ने इस तरह का बयान दिया था। और आज जो है
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने। खैर, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर है ये किसी से छिपी नहीं है। खैर, अब बात करते हैं हम आज पंजाब की, राज्य से बाहर की बात करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है, इसी बीच वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक बयान आता है कि पंजाब पंजाबियों का है, इसमें बिहारियों और यूपी के जो लोग हैं उनको नहीं घुसने देंगे। और उसके बाद प्रियंका गांधी उनका सपोर्ट करती है। क्या कहा उन्होंने और किस तरह? देखिए, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोटिंग होनी है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। और ऐसे में जो पार्टी खासतौर पर वहीं से जुड़ी हो और वहीं के समुदाय का, पंजाबी समुदाय से ही एक आदमी मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो और मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री भी हो, तो वो जनता को खुश करने के लिए भाव में कह जाता है, जो उन्होंने कहा। और बतौर मुख्यमंत्री भी, और चूंकि भारत संघ है तो संघवाद के नजरिए से भी एक बहुत ही विवादित और अक्षम्य बयान ये कहा जाएगा। उन्होंने ये कहा कि पंजाब पंजाबियों के लिए है, यहाँ पर यूपी और बिहार के भैया लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा, वो लोग यहाँ आकर शासन नहीं करेंगे। हैरानी की बात ये केवल नहीं है कि प्रियंका गांधी ने उस बयान का बचाव किया, क्योंकि जब चरणजीत सिंह चन्नी ये बयान दे रहे थे, प्रियंका गांधी वहीं मौजूद थी और उन्होंने तालियां बजाई। वहां जो तालियां और सीटियां बजी इस बयान के बाद, उन ताली बजाने वाले लोगों में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। और प्रियंका गांधी यूपी में इस समय चुनाव प्रचार कर रही हैं। यूपी में सबसे ज्यादा ताकत उन्होंने झोंक रखी है। यूपी चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा कोई चेहरा जो दिख रहा है, ना राहुल गांधी दिख रहे हैं, ना सोनिया गांधी दिख रही हैं, ना और कोई बड़ा नेता, सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी का चेहरा ही नजर आ रहा है। और वो कह रही कि यूपी के लोगों को यूपी का सम्मान दिलाएंगी। लेकिन जब वहां पर अपमान हो रहा था तो उन्होंने तालियां बजाई। जहां तक बात बिहार की है, तो अब निश्चित रूप से वो एक बहुत ही विवादित बयान था। हालांकि अब स्पष्टीकरण आया है। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि उनका संदर्भ वो नहीं था, वो ये कहना नहीं चाहते थे। उनका मतलब था कि पंजाब पंजाबियों का है। और जब बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि नहीं, यूपी और बिहार के लोग यहाँ नहीं आ सकते, तो प्रियंका गांधी ने उसका कुछ इस तरह से बचाव किया कि मुझे नहीं लगता है कि यूपी के किसी आदमी में कोई दिलचस्पी होगी पंजाब में आके शासन करने की, तो इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया जा रहा है। मेरा मतलब था कि जो लोग आकर यहाँ पे व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं, उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, जो विधि व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे थे। हालांकि ये सफाई है और सफाई इसी तरह की होती है। सफाई का चेहरा जो होता है वो यही होता है। जहां तक बात, फिर उन्होंने कहा कि पंजाब उतना ही उनका भी है जितना हमारा है, चाहे वो यूपी से आए, राजस्थान से आए या बिहार से आए। और पंजाब के विकास में यूपी और बिहार के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया इस पर आई। नीतीश कुमार ने कहा कि शायद उनको अंदाजा नहीं है कि पंजाब के विकास में, चाहे वो कृषि हो या निर्माण हो, किसी भी सेक्टर को आप ले लें, तो बिहार, यूपी, झारखंड के बड़ी संख्या में श्रमिक हैं। आप हर साल जब वहाँ पर खेती का काम होता है, चाहे रोपनी का काम हो, कटनी का काम हो, निराई का काम हो, गुड़ाई का काम हो, बड़ी संख्या में यूपी, बिहार और झारखंड से श्रमिक जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं 4 महीने 6 महीने। और जो श्रम बल है वो पूरा का पूरा इसी एरिया से होता है। इसके अलावा वहाँ पे कपड़े की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ भी हैं। तो वही नीतीश कुमार ने कहा कि शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ के कितने लोग वहाँ रहते हैं और कितना काम करते हैं और वहाँ के विकास में कितना बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो बयान कैसे देते हैं। अब चूंकि उस बयान की आलोचना हो रही है, तो यहाँ पर निशिकांत दुबे जो हैं वो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए झारखंड में भी घुसपैठ का मसला उठाया और उन्होंने बांग्लादेशी शरणार्थियों को लपेट लिया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी आते हैं और वो एक खास पार्टी का वोट बैंक बन जाते हैं और उनको रोकना बहुत जरूरी है। इरफान अंसारी, चूंकि उनको ये बात बुरी लगी, और इरफान अंसारी और निशिकांत दुबे के बीच जो ट्विटर वॉर होता है, जो जुबानी जंग होती है, वो हर किसी को पता है, तो उन्होंने उनको सबसे बड़ा घुसपैठिया बता दिया। और उन्होंने, इरफान अंसारी ने एक विवादित बयान ये दे दिया कि छत्तीसगढ़ के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग झारखंड में आकर घुसपैठ करते हैं और इसका रास्ता जो है निशिकांत दुबे ने खोला है, क्योंकि वो खुद भागलपुर से आते हैं। तो निश्चित रूप से उनके बयान जो हैं निश्चित अक्सर बहुत विवादित रहते हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या निशिकांत दुबे की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। लेकिन एक संघ की जब हम बात करते हैं
आप हाँ ये कह सकते हैं कि एक स्टेट है और उस स्टेट में जो पैदा हुआ, वहाँ शिक्षा लिया, उनको पहला मिलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो यहाँ रह रहे हैं तो उनके लिए अवसर ज़्यादा होने चाहिए और उतनी की इजाज़त संविधान भी देता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम उसको घुसने नहीं देंगे, हम उसको आने नहीं देंगे, वो बिहारी है, ये झारखंडी है, घुसपैठ हो रही है, तो आप इस तरह से ना केवल भारतीय संविधान को निशाना बनाते हैं, जो संघ का जो थॉट है कि भारत राज्यों का संघ है, आप उसको भी निशाना बनाते हैं, तो आप संविधान के खिलाफ जाते हैं। और खास तौर पर तब जब आप बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हो कि ये संविधान के विरुद्ध हो रहा है, वो संविधान के विरुद्ध हो रहा है, तो जब आप बयान देते हैं और आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बतौर जनप्रतिनिधि मैं संविधान का कितना सम्मान कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, विधायक हों या जिलाध्यक्ष ही क्यों ना हो, संविधान की जब आप बात कर रहे हैं तो आप उसका उदाहरण भी पेश करें। जी, तो वहाँ चरणजीत सिंह चन्नी से मामला उठा और यहाँ झारखंड में आके इरफान अंसारी और निशिकांत दुबे पर बात खत्म हुई। इन दोनों का आपसी तालमेल जो हमेशा बना रहता है, यानी कि दोनों का ट्विटर वॉर, ऑनलाइन लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। खैर, इरफान अंसारी विवादित बयान देने के लिए झारखंड में जाने ही जाते हैं। ऐसे तो पहले बिहार में बयानों पर खबरें होती थी, लेकिन अब झारखंड में भी जब से निशिकांत दुबे और भानु प्रताप शाही जैसे विधायक आए हैं, तब से बयानों पर खबरें बननी शुरू हो गई है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें फॉलोअप के साथ। धन्यवाद।